नमस्ते बच्चों, आज हम अंबर भाग 1 के पाठ्य पुस्तक के अनुसार हिंदी रामायण ग्रुप बी गद्य खंड के 17वीं चैप्टर जिसका नाम है वे भूले नहीं जा सकते, उस चैप्टर का विश्लेषण करेंगे। उसके रचयिता है कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी। कवि के पिता का नाम बलभद्र प्रसाद त्रिपाठी है और माता का नाम राम कुमारी त्रिपाठी। कवि के बारे में थोड़ी जानकारी। कवि अस्पृश्यता और बुनियादी शिक्षा के ऊपर बहुत सारे जोर दिए थे। उन्होंने इसके लिए आंदोलन भी किया था। एडल्ट एजुकेशन के लिए भी उन्होंने बहुत काम किए हैं। कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे किताब में भी नहीं है। कभी कभी राजनीति तथा साहित्य में भी सुंदर समन्वय होता है, प्राय उसका परिणाम सुखद होता है। एक समय भी था जब स्वयं कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी जी असम की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका से लोकप्रिय बन गए थे कि उनकी भूमिका के कारण राजनीति में भी उनका महत्वपूर्ण भूमिका बन गया था। वे असम सरकार में मंत्री थे, वो असम सरकार के मंत्री थे, तो उनकी गणना सफल तथा योग्य मंत्रियों में की जाती थी। उनकी गणना सफल और योग्य मंत्री में, जो अच्छे मंत्री हैं उनके समान उनकी गणना होती थी। असम के वित्त मंत्री मतलब इकोनॉमिक मिनिस्टर, ठीक है, वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी अपूर्व दक्षता परिचय दिया, जो सराहनीय था। जो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर होने के कारण उन्होंने जो काम किया है वो सराहनीय था। वो हर वक्त माना जाता है उनके कामों को, उनको सराहा जाता है उनके कामों को। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने सक्रिय भूमिका के कारण वे जेल भी गए थे। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने काम करने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। फिर भी देश प्रेम के पथ से विचलित नहीं हुए। त्रिपाठी जी एक तरफ सरल राजनीतिज्ञ थे तो दूसरी ओर साहित्य अनुरागी भी। एक तरफ वो अच्छे राजनीतिविद भी थे और दूसरी तरफ साहित्य के भी अनुरागी थे। साहित्य को भी वो पढ़ते थे, लिखते थे, साहित्य की रचना करते थे। वे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में हमेशा प्रासंगिक विषयों पर लिखा करते थे। इसकी प्रमुख कृतियाँ एशिया के बागानों में श्रम, पूंजीगत संबंध में संकट, राष्ट्रीय नीति में मजदूरी आदि है उनकी कृतियाँ है कुछ। ये जो पाठ हम लोगों को मिला है इस पाठ्य पुस्तक में हिंदी रामायण के, इसमें हम लोग के जो महापुरुषों हैं, जो महापुरुषों ने जो काम किया है उसको हम कभी ना भूले, इसकी शिक्षा दी गई है। उन्होंने जो पथ हम लोगों के लिए रख के गया है, हम लोगों के लिए उन्होंने जो रास्ता बना के गए हैं, जिसको हम लोग कभी ना भूले, इसके बारे में बताया गया है। नाम ही रखा हुआ है, वे भूले नहीं जा सकते, उनको हम कभी ना भूल सकते हैं। ऐसे लोगों के बारे में इधर में है। ये एक हृदयग्राही संस्मरणात्मक निबंध है। यह संस्मरण है, किसी के बायोग्राफी के ऊपर है, किसी के जीवन वृत्ति के बारे में है, जीवन के, जिसमें निबंधकार गांधीवादी नेता तथा असम के प्रथम मुख्यमंत्री लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। इस पाठ में हम लोग लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो पाठ को शुरू करते हैं। वे भूले नहीं जा सकते। भारतीयों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्राकृतिक सौंदर्य का अपार भंडार के लिए तुषाराच्छादित उत्तुंग शिखरों से मंडित उत्तराखंड में अचल हिमालय खड़ा है। उत्तराखंड के तुषाराच्छादित मतलब बर्फ से ढका हुआ है, शिखरों पे, ऊंचे शिखरों पे उत्तराखंड में ऊंचे शिखरों से बना हुआ हिमालय पर्वत खड़ा है। उत्तराखंड का प्रत्येक यात्री, देशी हो या विदेशी, हिमालय की विशालता और अपूर्व शोभा को देखकर आनंद विभोर हो जाता है। हिमालय की विशालता और अपूर्व शोभा, वो जो बर्फ से ढका हुआ पहाड़ को देखकर हर कोई मोहित हो जाता है, उसमें डूब जाता है।
इसी महान हिमालय के बाएं पार्श्व स्थित, बाएं साइड में, इसी महान हिमालय के बाएं साइड में स्थित भारत की पूर्वोत्तरी सीमा मतलब नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, पूर्वोत्तरी सीमा पर असम की मन मुग्धकर रोमनिक पहाड़ियाँ और घाटियाँ है। हाँ, असम की मन मुग्धकर, जो मन को भा जाता है ऐसे रोमनिक रोमांचकारी पहाड़ और घाटियाँ है, टीले हैं, पर्वत मालाओं से परिवेष्टित, पर्वतमालाओं, चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है हम लोग के आसाम में, पर्वतमालाओं से परिवेष्टित असम की इन पहाड़ियों और घाटियों को देखकर ऐसा कौन हृदयवान व्यक्ति होगा जो प्रकृति के इस नयनाभिराम क्रियास्थल को देखकर अपने को ना भूल जाए। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि प्रकृति की इतनी सुंदर क्रियाओं को देखकर खुद को ना भूल जाए। हम लोग कभी कभी ऐसे ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ की सुंदरता हम लोग को इतने भाता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग मतलब क्या करने आए हैं, किस काम से आए हैं, उसकी सुंदरता में हम लोग खो जाते हैं। ऐसा बोल रहे हैं कभी कि आसाम की प्राकृतिक सुंदरता इतना सुंदर है कि उसको देखने के बाद खुद को ही हम भूल जाते हैं, अपने को ना भूल जाए। इतने खेद इतना ही है कि हम असम राज्य को तब तक अच्छी तरह ना जान सके अथवा इसके भौगोलिक क्षेत्रीय और राजनीतिक महत्व को ना समझ सके जब तक जापानियों की युद्ध लिप्सा असम में केंद्रीभूत ना हुई और भूकंप ने असम की ओर समूचे देश का ध्यान आकृष्ट न किया। और दुख की बात यह है कि खेद इतना है कि मतलब दुख की बात यह है कि हम लोग असम के इतने प्राकृतिक सौंदर्यों के बारे में नहीं जान पाए जब तक जापानियों ने असम के ऊपर हमला ना किया, युद्ध ना किया असम से, और जब तक असम में भूकंप ना आया। एक बार भूकंप आया था जिसमें असम को बहुत सारी क्षति लॉस हुआ था, इसके बारे में कभी बोल रहे हैं, कब हुआ था ये पता नहीं है मुझे। खेद इतना ही है कि हम असम राज्य को तब तक अच्छी तरह से ना जाए, सॉरी ये पढ़ लिया मैंने ऑलरेडी, लिप्सा आपस में केंद्रीभूत हुई और भूकंप ने असम को वजह। जिस तरह ये सुंदर भूभाग हमसे अजाना था, उसी तरह वहाँ की जनता से भी हम अनभिज्ञ थे। जिस तरह ये सुंदर भूभाग असम से हम हर कोई अनजाना था, कोई उसको पहचानता नहीं था, और उसके लोगों से भी हम लोग अनभिज्ञ थे। उसके लोगों के बारे में, उनकी जनता के बारे में हम लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं था। असम के व्यक्तियों और विभूतियों को बाहर वाले कम जानते थे। असम के व्यक्तियों और उनके जो कार्यकलाप है, उनके जो उपाधियाँ है, जो उनके जीवन शैली है, इसके बारे में लोग कम ही जानते थे, बाहर के लोगों को कम ही जानकारी था। फिर भी असम में कुछ ऐसे महापुरुष हो गए हैं जो अपने त्याग, तपस्या, निष्ठा, देशभक्ति और जनसभा से समूचे देश पर अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व की एक छाप छोड़ गए हैं। फिर भी असम में कुछ ऐसे व्यक्तित्व पैदा हुए हैं, ऐसे महापुरुष जन्मे हैं जिनने अपने त्याग, तपस्या, अपने सेक्रीफाइस, ध्यान, निष्ठा, काम में कर्तव्यमन होना, एकाग्रता होना, देशभक्ति, देश के लिए प्रेम और जन सेवा और लोगों की सेवा से समूचे देश पर अपना अस्तित्व और व्यक्तित्व की एक छाप छोड़ दी है। इन सब कार्यों से वो पूरे देश भर, पूरे दुनिया भर में एक अलग सा अस्तित्व और व्यक्तित्व की छाप छोड़ा है। जब हम मनोयोग पूर्वक असम विभूतियों को ढूंढते हैं तब सर्वप्रथम पाते हैं कि स्वर्गीय तरुणराम फुकन को। जब असम के महापुरुषों के नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है स्वर्गीय तरुणराम फुकन जी का। उन्होंने समूचे असम राज्यों को स्वाधीनता का संदेश दिया था। उन्होंने असम राज्यों में स्वाधीनता का संदेश दिया था कि स्वाधीनता के लिए उठो, जागो, आगे बढ़ो और स्वाधीनता के लिए लड़ो, ऐसा संदेश दिया था उन्होंने। तरंतर हम स्वर्गीय नवीन चंद्र बरदलोई को पाते हैं। उसके बाद हम लोग नवीन चंद्र बरदलोई जी को नाम पाते हैं, जिन्होंने जनता जनार्दन की निस्वार्थ सेवा कर असम के अज्ञान अंधकार में नवीन ज्ञान चंद्र का प्रकाश दिया था। जिन्होंने जनता जनार्दन, जनता को भगवान मानकर उनकी सेवा शुश्रूषा किया और अज्ञान के अंधकार से डूबे हुए असम वासियों को बाहर निकालकर ज्ञान की चंद्र प्रकाश दिया, जिनने ज्ञान दिया असम वासियों को। इसके बाद ही हमारी दृष्टि अपने स्वर्गीय गोपीनाथ बरदलोई पर पड़ती है। उसके बाद ही उनकी दृष्टि हमारे असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदलोई जी के ऊपर पड़ती है।
जिन्हें हम वर्तमान असम राज्य का एक सक्रिय निर्माणक कहे तो कई अयुक्ति नहीं होगी। जिसे कभी कह रहे हैं कि जिसे हम लोग असम की, वर्तमान असम की एक सक्रिय निर्माणक मतलब डायरेक्टर अगर कहे तो कोई भी गलत बात नहीं होगी। वे असम की विकास योजनाओं को पूरह रहे थे कि नियति ने उन्हें हमसे छीन लिया था, कि वो असम के विकास के काम कर रहे थे कि नियति ने, भगवान ने उन्हें हमसे छीन लिया था। स्वर्गीय तरुणाम फुकन ने असहयोग के क्रांतिकारी आंदोलन में अखिल भारतीय नेताओं में अपना यशस्वी स्थान प्राप्त किया। अखिल भारतीय ऑल इंडियन अखिल भारतीय नेताओं में, उनके नेताओं में यशस्वी स्थान प्राप्त किया। सबसे ऊंचा स्थान उनको प्राप्त हुआ था, सबसे अच्छा स्थान उनको प्राप्त हुआ था। उनके अलौकिक प्रतिभा और विशाल व्यक्तित्व ने जनता के हृदय को जीत लिया था। उनके अलौकिक प्रतिभा ने जनता के मन को भा लिया था, हृदय को जीत लिया था, उनके मन को जीत लिया था। परिणाम स्वरूप जनता में साहस और आस्था का संचार हुआ। परिणाम स्वरूप इसके परिणाम से ही जनता में साहस पैदा हुआ और खुद के ऊपर भरोसा करना सीखे उन लोगों ने, जिसमें समूचे असम में एक बिजली की लहर दौड़ गई और जिससे के कारण ही स्वाधीनता संग्राम में हर एक इंसान आगे बढ़ना शुरू हो गया। बिजली की तरह वो लोग आगे बढ़ रहे थे। जो लोग उनके संपर्क में आए वे उनको आज भी याद करते हैं। जो लोग तरुणाम फुकन जी के संपर्क में आए थे वो आज भी उनको याद करते हैं। स्वर्गीय गोपीनाथ बरदोली को रचनात्मक कार्यों में बड़ी अभिरुचि थी। वो रचना बहुत सारे करते थे। क्लास 6 में हम लोगों ने एक चैप्टर में पढ़ा था कि जेल में बैठकर उन्होंने हजरत मोहम्मद, श्री रामचंद्र जैसे किताबें लिखे थे। सन 1933 में चुनाव के पश्चात जब देश की सभी व्यवस्थापिका सभाओं में कांग्रेस का प्रभुत्व हुआ तब बरदोली जी भी पूर्ण प्रकाश में आए। जब कांग्रेस का प्रकाश असम में हुआ तब बरदोली जी भी उधर में उनका नाम भी आया था। राजनीति में उन्होंने कठोर सत्य और ईमानदारी का अलौकिक परिचय दिया। राजनीति में उन्होंने कठोर सत्य का और ईमानदारी का अच्छा परिचय दिया, एक उजाले वाला परिचय दिया उन्होंने। जनसाधारण पर उनकी उत्कृष्ट देशभक्ति और त्याग तपस्या की एक मोहर लगा दी और जनसाधारण पर, जनगण के ऊपर, आम आदमी के ऊपर उन्होंने उत्कृष्ट देशभक्ति जिसकी कोई सीमा ना हो ऐसी देशभक्ति और त्याग तपस्या की एक मोहर लगा दी। सबको त्याग तपस्या की एक दाग लगा दी उन्होंने। वैसे ही घोर विषम परिस्थिति में भी वे धीर और गंभीर बने रहे। जितने भी खराब परिस्थिति हो उस परिस्थितियों में भी वो गंभीर बने रहते थे, पेशेंस रखते थे। जेल जीवन में वे राष्ट्रकर्मियों के निकटस्थ संपर्क में आए और जेल में जाने के बाद स्वाधीनता संग्राम के कारण उन्हें जेल में जाना पड़ा। उसके पश्चात ही जेल में ही उन्होंने राष्ट्रकर्मियों, राष्ट्र के लिए जो काम करते हैं ऐसे कर्मियों के संपर्क में आए। वहाँ उनके दिल और दिमाग पर उनका काबू हो गया और उधर में उनके दिल और दिमाग पर उस राष्ट्रीय कर्मियों ने काबू कर लिया, राष्ट्रवादी लोगों ने। फलतः कहाँ किस कर्मी से कौन सा काम करना चाहिए उन्होंने सहकर्मियों को उसी काम में लगाकर कुशल सेनानायक की तरह स्वतंत्रता संग्राम के लिए असम राज्यों में खासी मोर्चेबंदी कर दी। और उन्होंने इसके बाद किन लोगों के लिए कौन सा काम सही होगा इस आंदोलन के लिए, उन्होंने ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे काम देकर और खुद खासी मोर्चेबंदी, खासी लोगों का मोर्चे के सबसे आगे लीडर बनकर वो खड़े रहे। जेल जीवन में उन्होंने असम के विभिन्न धर्मों का भी अध्ययन किया। जो मैंने पहले अभी बताया कि क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने विभिन्न धर्मों के, असम के धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने असम में विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया। इससे उनको मुख्यमंत्री होने पर शासन में बड़ी सहायता हुई। उसके बाद वो जब मुख्यमंत्री बने तो इसके लिए शासन करते हुए उनको बहुत सारी फायदा हुई। उक्त दिनों में मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्हें सफलता की कुंजी सी मिली और मुख्यमंत्री बनने के कारण उनको बहुत सारी सफलताएं मिल रही थी। पर सफल मुख्यमंत्री के पद पर होने के अतिरिक्त जनता के दिमाग पर जो प्रभाव पड़ा वो कुछ और स्थायी है। सफल मुख्यमंत्री के होने के कारण नहीं, बल्कि जनता के लिए उनका जो प्यार था, जनता उनसे जो प्यार करते थे, ये उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसके कारण उनका व्यक्तित्व महान और व्यापक था। उनका व्यक्तित्व बहुत महान और व्यापक था जिसका कोई सीमा ना हो। वे पंच या मध्यस्थ की तरह काम करने लगे। वो किसी चीज़ के पंच
जैसे हम लोग पुराने ज़माने के शासन व्यवस्था को जानते हैं, तो उधर में पंच बैठते थे, पंचायत में फैसला सुनाया जाता था। ऐसे किसी भी झमेले में वो पहले पंच बन जाते थे, पंच या मध्यस्थ की तरह काम करते थे, बीच में बैठ के वो काम करते थे। जब वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपर्क में आए तब उनका मस्तिष्क एक रूप धारण करने लगा। जब वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपर्क में आए, महात्मा गांधी से मिले, तब उनका मस्तिष्क एक रूप धारण कर लिया। मस्तिष्क ने उनके दिमाग में जो भी सवाले थे सबका एक अलग सा रूप उन्होंने धारण कर लिया। कौन सा रूप है वो बाद में मिलेगा हम लोगों को। वे बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, विशेषता वे अच्छे क्रिकेटर थे। वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और ऐसा लगता है कि शायद वो अच्छे क्रिकेटर थे। वे स्वयं अच्छे गायक भी थे, वो अच्छे गाना भी गाते थे। उन्हें धार्मिक बरगीत, भजन, कविंद्र, रविंद्र संगीत बड़े प्रिय थे। उनको धार्मिक बरगीत जो माधव देव, शंकर देव ने जो बरगीत रचना किया, वो धर्म वाले बरगीत, भजन, रविंद्र एंड कविंद्र संगीत हैं, संगीत बड़े प्रिय थे। ये सब संगीत वो सुनते थे। उनमें कला मूर्तिमती हो उठी थी। उनमें एक स्टेचू की तरह बन गया था वो, मतलब कला उनके अंदर ही था, हर एक कला उनको आता था, निपुणता थी उनके अंदर। इसी से उनको कलाकार कहने में भी कोई युक्ति नहीं, इससे कहा जा सकता है वो एक अच्छे कलाकार भी थे। महात्मा जी के संपर्क में आने पर उक्त गुण स्वाभाविक न्यायप्रियता और कराहती मानवता के प्रति आंतरिक संवेदना में बदल गए। और इन सब के कारण महात्मा गांधी जी के संपर्क में जब वो आए तो स्वाभाविक न्यायप्रियता, जो स्वाभाविक न्याय वो करते थे, प्रियता मतलब न्याय से जो प्यार करते थे, कराहती मानवता, लोगों की दर्द की लिए जो दर्द उनके दिल में होता था, लोगों का दर्द देखने के बाद उनको जो दर्द होता था के प्रति आंतरिक संवेदना, उसके बाद उनके दिल से वो वेदना पैदा होना शुरू हो गया था, वो दर्द। वे बड़े दुर्बल मन से फलाफल की चिंता ना कर कार्य करने लगे। वो दुर्बल मन से, खराब मन से क्या होगा इसके बारे में ना सोचे हुए काम करने लगे। फलतः उनका व्यक्तित्व व्यापक बनने लगा, हृदय की दुर्बलता मिटने लगी और अनिश्चित ध्येय निश्चित और निकटस्थ दिखाई पड़ने लगे। और उसके कारण, उसके फलस्वरूप उनका व्यक्तित्व व्यापक बनने लगा, लोगों में उनकी परिचिति बहुत ज़्यादा होने लगी, हृदय की दुर्बलता मिटने लगी। उनके हृदय में जो दुर्बलता कि मैं यह काम करूँगा, मुझे ये काम आएगा कि नहीं, इसके फल क्या होंगे, इसके बारे में जो सोच रहे थे वो सब कुछ मिटने लगे। और अनिश्चितता ध्येय निश्चित, अनिश्चितता जो थी, जो ये काम नहीं होगा, ये जो सोच उनके अंदर था वो निश्चित होने लगा और निकटस्थ दिखाई पड़ने लगे और ये सभी काम उनके सामने सम्मुख होने लगे। पिछले दिनों तो उनकी अस्वीकृति में एक सन्निहित उदारता का पुट दिखाई पड़ता था। कुछ दिनों में, मतलब पिछले दिनों में, ये सब काम करने से पहले उनके अस्वीकृति, मतलब जिस चीज़ के लिए वो स्वीकृति ना दे, एक सन्निहित उदारता का पुट, और उसमें भी एक सन्निहित जो मान जाते हैं कभी कभी दूसरों की दर्द को देखकर, ये सब वो मान जाते थे, परिवर्तित हो गया। मानव जीवन का उतार चढ़ाव, हर्ष विषाद और हार जीत उनके लिए बराबर हो गया। मानव जीवन में जैसे हम लोग हर एक काम के लिए सोचते हैं कि इसके बाद हम जीतेंगे या हारेंगे, खुशी होगा या दर्द मिलेगा, हम ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, उतार चढ़ाव, जीवन में जो उतार चढ़ाव होता है, सुख दुख का जो मेल होता है, ये इन सब उनके लिए समान हो गया था। हार जीत, सुख दुख, हंसना रोना, सब कुछ उनके लिए समान हो गया था। कर्म निवा धिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, ये गीता का एक अच्छा, क्या बोलते हैं इसको, उदाहरण है, ठीक है, के अनुसार कर्तव्य पालने के ही अपनी पूजा और धर्म मानने लगे। इसके कारण, ये संस्कृत के अक्षर है, इसका कारण यह है कि कर्तव्य पालन ही अपनी पूजा और धर्म मानना, कर्तव्य को ही अपना पूजा और धर्म मानना। संकटापन्न मानव समाज विषयता असम की पिछड़ी जातियों के लिए वे अपना तन मन धन सब खोकर सेवा करने, अपने पद और व्यक्तित्व की शोभा मानते थे। और संकटापन्न मानव जीवन, जो मानव जीवन संकट में जूझ रहा था, उसके लिए पिछड़ी जातियों के लिए वे अपना तन मन धन, तन मन, शरीर, मन और धन, उनके साथ जो उनका पैसा जो था,
सब खोकर सेवा करना अपना पद और व्यक्तित्व की शोभा मानते थे। ये उनका पद जो मुख्यमंत्री का पद था वो पद की शोभा मानते थे। वे दूसरों को मान देने में जितने अग्रणी थे उसी तरह वे भी प्रत्येक क्षेत्रों में लोकप्रिय और पूजनीय थे। वो दूसरों को सम्मान देते थे। हैं लोग बंगाली में कहावत है ना, अपनार व्यवहार है अपनार परिचय। उसी तरह वो बोल रहे हैं कि अगर तुम किसी को सम्मान देके बात करोगे, जिसको मान देके बात करोगे तो उसके बदले में तुम्हें भी प्यार मिलेगा। तुम अगर प्यार से बात करोगे इसका रिप्लाई में तुम्हें प्यार मिलेगा। वे दूसरों को मान देने में जितने अग्रणी थे, मान आगे से देते थे और उसी तरह से वे प्रत्येक क्षेत्र में लोकप्रिय और पूजनीय थे और प्रत्येक क्षेत्र के लोग उनको मानते थे, पूजा करते थे। सत्य, प्रेम, अहिंसा उनके जीवन की सांस थी। सत्य, प्रेम और अहिंसा उनके जीवन की सांस थी। कह सकते हैं कि वे गांधीवाद के सिद्धांत में पूर्ण आस्था ही नहीं रखते थे, बल्कि उसे कार्य रूप में परिणत करने में कभी नहीं चूकते थे। वो अगर ये भी कहा जाए कि वो गांधीवाद में सिर्फ आस्था नहीं रखते थे, उनको सिर्फ मानते नहीं थे गांधीवादी को, हैं, उसमें कार्य के रूप में वो ये प्रमाण देते थे कि कार्य के रूप में ये परिणत करते थे कि गांधीवादी हूँ तो गांधीवादी काम करके भी ये प्रमाण दूंगा। गांधीवाद का उन पर बड़ा प्रभाव था। महात्मा जी ने सांप्रदायिक एकता में ही राष्ट्र की स्वतंत्रता सन्निहित देखते थे। सांप्रदायिक एकता में तो सब लोग मिलकर रहने में ही राष्ट्र की स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है, ये देखते थे। इस भावना के स्वर्गीय गोपीनाथ जी बड़े ही समर्थक थे। इस भावना का गोपीनाथ जी बड़े ही समर्थन करते थे। इसकी दृष्टि में सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग पहले भारतीय और पीछे और कुछ थे। इस दृष्टि में सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोग, पहले ज़माने में जाति, धर्म, वर्ग के नाम से बहुत सारे मतलब बात चलता था। बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे कि मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, तुम शूद्र कुल का हो, ऐसे बातचीत होता था। तो इसमें वो बोल रहे थे कि स्वयं इनकी दृष्टि में सभी जाति, धर्म, वर्ग, मतलब गांधीवादी की दृष्टि में सभी जाति, धर्म, वर्ग लोग पहले भारतीय और पीछे और कुछ। पहले हम लोग भारतीय, उसके बाद हम लोग का जात, धर्म देखा जाएगा, वर्ग देखा जाएगा। स्वयं बर्दले ने अपने जीवन में देखा था कि हिंदुओं और मुसलमानों को परस्पर लड़ा के ब्रिटिश शासन भारत में दूध और बताश पी रहा था। मतलब जब अंग्रेज हम लोग के देश में आए थे तो देखेंगे कि अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर रह जाएंगे तो हम लोग इधर में अपना शासन नहीं चला सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हिंदू और मुसलमान के बीच में फूट पड़ना, मतलब दरार सृष्टि करना शुरू कर दिया था। तो स्वयं बर्दोले जी ने अपने जीवन में देखा, उन्होंने अपने जीवन में देखा कि हिंदू और मुसलमानों पर परस्पर लड़ा के, एक दूसरे से लड़ा के ब्रिटिश शासन भारत में दूध और बताश पी रहे थे। ब्रिटिश शासन भारत के दूध और बताश खा रहे थे। फिर भी असम प्रांत में हिंदू और मुसलमान की समस्या कई महत्वपूर्ण समस्या ना थी, लेकिन असम प्रांत में ये सब नहीं था, उनके समय में नहीं थी। और तब तक जब तक लीगी नेता और मुल्ला मजहबी विचार का प्रचार कर भोली वाली जनता को बहकाने ना लगे। और ये असम में ये सब तब तक नहीं थी जब तक मुस्लिम लीग के नेताओं ने और मुल्ला मजहबी विचार का प्रचार कर, मुल्ला और लोग मजहबी विचार का प्रचार कर भोली वाली जनता को बहकाने ना लगे और भोली वाली जनता को बहकाना शुरू कर दिया था। तब तक ये झमेला असम में नहीं था। जिस तरह हिंदू अभावग्रस्त थे उसी प्रकार मुस्लिम जनता भी अभावों के भार से बेचैन थी। जिस तरह हिंदू गरीबी को झेल रहा था उसी तरह मुसलमान भी गरीबी को झेल रहे थे। असम की विषम समस्या थी कि आदिवासियों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन तथा विभिन्न जातियों में मानसिक सद्भावना और एकता उत्पन्न करना। असम की सबसे बड़ी दुर्बलता ये थी कि आदिवासियों में, असम में जो आदिवासी लोग रहते थे, ट्राइबल जो लोग रहते हैं, उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, मतलब उनके मनो को परिवर्तन करना तथा विभिन्न जातियों को मानसिक सद्भावना और मानसिक जो इंसान हो, इंसान की तरह जीना है, उसकी सद्भावना और एकता और सबको मिलकर रहना चाहिए, ये काम करना सबसे कठिन बात था तब के समय। असम की पहाड़ी जातियों तथा अवशिष्ट असम वासियों में कैसे सामंजस्य स्थापित हो, बर्दले जी को इसमें सफलता मिली। इन असम वासियों और असम के आदिवासियों के मेल को एकमात्र बर्दले जी ने ही स्थापित कर पाया था। राष्ट्र के स्वतंत्र होने पर नव विधान बन रहा था, नया रूल चालू हो रहा था।
विधान परिषद की बैठक हो रही थी, विधान परिषद में बैठक हो रही थी। असम राज्य के प्रतिनिधि होकर बरदलै जी विधान परिषद में उपस्थित थे। असम राज्य के प्रतिनिधि होकर बरदलै जी उस परिषद में उपस्थित थे। असम की पिछड़ी जातियों का प्रश्न जब आया तब वह स्वयं बरदलै जी की अंतिम योग्यता, प्रतिभा और ममता का फल है कि विधान में असम राज्य के आदिवासियों के लिए विशेष स्थान सुनिश्चित किया गया, कि बरदलै जी के द्वारा ही असम की पिछड़ी जातियों में मतलब वो जो ट्राइबल लोग होते हैं उनके लिए का प्रश्न जब आया, उनके बारे में जो प्रश्न पूछा गया, तब वो स्वयं बरदलै जी की अंतिम योग्यता, आखिरी योग्यता, प्रतिभा और ममता का फल है, उनकी जो प्यार है इसका फल है कि उस विधान परिषद में असम राज्य के आदिवासियों के लिए, असम राज्य के जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए विशेष स्थान सुनिश्चित किया जाए। हर एक चीज़ में उन लोगों को अलग सा कोटा दिया जाए, जो आजकल भी हम लोगों को देखने को मिलता है। किंतु जिन लोगों में जातिगत भावना घर कर गई थी, जातिगत मतलब मैं हिंदू जात का हूँ, मैं मुस्लिम जात का हूँ, ये जो भावना जिनके घर मतलब जिनके दिल में घर कर गई था, जो रात दिन इसी भावना से प्रतिक्षण जीवन व्यतीत करते थे, जो रात दिन इसी भावना के साथ ही जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनके मस्तिष्कों में केवल तर्क अथवा आर्थिक सुविधाएं देकर परिवर्तन लाना असंभव होता है। उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में अगर केवल तर्क किसी चीज़ के बारे में उनको समझाने की कोशिश करे अथवा आर्थिक सुविधाएं अथवा उनको फाइनेंशियल कोई सपोर्ट करे, ये फाइनेंशियल सपोर्ट करके भी ये परिवर्तन लाना असंभव है। इस परिवर्तन के लिए एक ही महत्वपूर्ण उपाय है कि उसमें विश्वास उत्पन्न करना और उनका विश्वास पात्र बनना। और उनको अगर परिवर्तन करना है, चेंज करना है, तो उनमें सिर्फ एक ही उत्तर काम कर सकता है, एक ही नुस्खा काम कर सकता है कि उनमें उनका विश्वास पात्र बनो, उनमें विश्वास लाओ कि वो किसी से कम नहीं है। किंतु यह आस्था उनके सद्भावनापूर्ण कार्यकलाप का ही परिणाम हुआ करती है, और यह आस्था उनके सद्भावनापूर्ण, उनके खुद से ये भावना होना चाहिए। उनके पास पहुंचना, उनके साथ मानवता का व्यवहार करना, उनके पास जाकर उनसे इंसानियत जैसे मानवता का व्यवहार करके अव्यक्त कार्यशीलता और उसकी प्रतिक्रिया तथा ऐसी ही अनेक बातें हैं जिनकी और प्रत्येक देशभक्त राष्ट्रकर्मी को ध्यान देना पड़ता है। अगर कोई पिछड़ी जाति का लोग हो और राजनीति नेता, आजकल के राजनीति नेता किसी के घर में जाके पूछते ही नहीं है, लेकिन बरदलै जी ने ये नहीं किया था। उन्होंने पिछड़ी जातियों के लोगों के घर में जाए, उनके सामने बैठकर उनसे बात किया, उनके अंदर ये विश्वास दिलाया कि देश के लिए काम करो, ये जाति भेद ये सब बुरी चीज़ है, ये सब काम करने के लिए उन्हें उनके सामने जाके बात करने की ताकत थी उनमें। गोपीनाथ जी सीमांत जातियों के संपर्क में इसी भावना से आकर बड़े लोकप्रिय हो रहे थे। उनमें उनकी अटूट श्रद्धा और अपार आस्था उत्पन्न हो रही थी और लोगों के प्रति बरदलै जी के बारे में अटूट श्रद्धा और आस्था, उनके ऊपर विश्वास उन लोगों का पैदा हो रही थी। उनके पास पहुंचने में ना तो इनको हिचक थी और ना ही उनकी झिझक। उनके पास पहुंचने में उनको हिचक नहीं होता, वो कभी भी जाकर बरदलै जी से मिल सकते थे और बरदलै जी भी कभी भी उनको झिझक नहीं होता था, वो कभी भी जाकर उनसे मिलते थे। पर काल को ये सब कब सुहाता था, लेकिन काल को ये सब कैसे अच्छा लगेगा, क्योंकि बरदलै जी एक उच्च वर्ग के लोग थे और वो जिन लोगों के लिए काम कर रहे थे, जिन लोगों से वो मिल रहे थे, वो पिछड़े जाति के नीचू वर्ग के लोग थे। ये बाकी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने इनको असमय ही असम राज्य से छीन लिया और इसी सब चीज़ों ने ही असम राज्य से उनको छीन लिया। हम ईश्वर इच्छा बिलेसी कह आसी मार कर बैठे हैं, और ये हम लोग ईश्वर इच्छा मानकर ही बैठे हुए हैं कि बरदलै जी हम लोगों के पास अभी नहीं है। असम का चमकता सूर्य अस्त हो गया, और असम का चमकता सूर्य, जो सूर्य चमक के सुबह उठता है, वैसा सूर्य अस्त हो गया। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि तब के गोपीनाथ ग्वालों में निम्न वर्ग के अनपढ़ लोगों से स्वच्छंदता पूर्वक बिना किसी भेदभाव के मिलते थे, और वे जो देते थे वह प्रसन्नता पूर्वक खाते पीते, साथ साथ डोलते फिरते और रहते थे। हम इतिहास में बरदलै जी के बारे में पढ़ोगे तो आप लोगों को भी मिलेगा कि वो ग्वालों के साथ, जो गाय चराते हैं, ऐसे लोगों के साथ, अनपढ़ लोगों के साथ
वो खुशी से मिलते थे, स्वच्छंदता पूर्वक मिलते थे, बिना किसी भेदभाव, उनके मन में कोई भी भेदभाव नहीं था। वे जो देते थे और वो ग्वाले पिछड़ी जाति के लोग उनको जो भी खाने के लिए देते थे वो सब खाते पीते थे, उनके साथ ही रहते थे, दोस्ती निभाते थे। उनके हृदय में कभी ये भावना नहीं होती थी, उनके हृदय में ये भावना कभी पैदा नहीं हुआ कि वे उच्च कुल संबद्ध होकर क्यों उपेक्षणीय वर्ग से इस तरह मिलजुले। और उनके हृदय में, उनके मन में ये कभी सवाल नहीं आया कि मैं उच्च कुल के रहने वाला इंसान, उच्च कुल में पैदा होने वाला इंसान, मैं क्यों इन नीचे वर्ग, निम्न वर्ग के लोगों के साथ मिलूं, जिनको लोग उपेक्षा कर देते हैं, जिनको लोग अवॉइड कर देते हैं, ऐसे लोगों से मैं कैसे मिलूं। जब कहा कुछ अवकाश मिला कि वे उस ओर चले जहां प्रांत का प्रकृति मानव समाज कृत्रिमता से दूर प्रकृति और नियति की क्रिया वस्तु बना हुआ जीवन व्यतीत कर रहा था, और जहां उनका अवकाश हुआ, जहां उनका अस्त हुआ, मतलब मृत्यु हुआ, वो उस जगह पे मिले जहां प्रांत का प्रकृति मानव समाज, प्रकृत जो रियल में इंसान हो, ऐसे इंसान की कृत्रिमता जो कमियां हैं वो सब दूर करके नियति की क्रिया वस्तु बना हुआ जीवन व्यतीत कर रहा था। वो नियति की क्रिया से जीवन व्यतीत कर रहे थे। गोपीनाथ जी असम की पिछड़ी जातियों को और आदिवासियों के सचमुच संबल, सहायक, शासक और सदुपदेशक थे। गोपीनाथ जी असम के पिछड़ी जातियों के लिए एक संबल थे, एक सहारा थे, सहायक थे, वो हेल्प करते थे, शासक थे, उच्च विचारक थे, और सदुपदेशक मतलब वो हर वक्त अच्छे उपदेश देते थे। मनुष्य जीवन में ऐसी घड़ियां भी आती है जब समय उसकी देशभक्ति, सेवा, सहिष्णुता, सौजन्यता, दृढ़ता और साहस को परीक्षा की कसौटी पर रख देता है। मनुष्य जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, तो गोपीनाथ बरदलोई के जीवन में भी आया। जब समय ने उनकी देशभक्ति पर, सेवा पर, सहिष्णुता पर, सौजन्यता पर, दृढ़ता पर, उनके साहस पर, हर एक चीज के ऊपर परीक्षा रख दी। स्वतंत्रता आने के बाद देश के विभाजन के समय एक प्रस्ताव हुआ कि असम पूर्व पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए। स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक प्रस्ताव ऐसा भी आया कि असम को पूर्व पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए। लीगी नेताओं ने इसके लिए जोरदार साजिश की। मुस्लिम लीग के नेताओं ने इसके लिए भी बहुत सारे साजिशें किए। समूचे देश में हलचल थी, पूरे देश में इस बात के ऊपर हलचल मचा हुआ था। कुछ नेताओं का ध्यान था कि असम को लीगियों या पाकिस्तान को दे दिया जाए और रोज रोज का झगड़ा मिटा लिया जाए। कुछ लोगों का सोच ऐसा था कि असम के लोगों को मुस्लिम लीग के लोगों के पास दे दिया जाए या पूर्व पाकिस्तान के साथ उसको मिला दिया जाए, ताकि ये रोज रोज का झगड़ा ना हो। महात्मा गांधी तो विभाजन के ही विरुद्ध थे। महात्मा गांधी जी ये जो डिवाइड के विरुद्ध थे, विभाजन के विरुद्ध थे। गोपीनाथ जी महात्मा गांधी जी से मिले और उनसे परामर्श किया। गोपीनाथ जी ने महात्मा गांधी जी से इस विषय में मिले और उनसे परामर्श भी किया। महात्मा गांधी जी ने उनको सलाह दी कि वे इस प्रश्नों का घोर विरोध करें। महात्मा गांधी जी ने भी उनको ये सलाह दी कि आप इस चीज़ का घोर विरोध करें, और उनका उनके ऊपर बर्दाहात है और उनका आशीष भी उनके ऊपर है। अब क्या था गोपीनाथ जी ने, अब क्या था, गोपीनाथ जी ने समूचे असम की प्रजा लेकर राजनीतिक गोवर्धन उठाने के लिए खड़े हो गए। और गोपीनाथ जी क्या था, असम के सभी जातियों के लोगों को लेकर वो राजनीतिक के गोवर्धन पर्वत को हिलाने की कोशिश कर रहे थे, राजनीति के पर्वत को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय ऐसा जान पड़ा मानो वे समूचे असम की जनशक्ति से समन्वित होकर असम रक्षा के लिए अचल और अटल खड़े हैं। और उस समय ऐसे मालूम होता था कि वो पूरे जनशक्ति को लेकर, मतलब जनगण को लेकर अचल, जो कभी ना थमे, अटल होकर एक जगह पे खड़े होकर वो असम की रक्षा कर रहे थे। यदि स्वर्गीय बरदलोई के विचार और ध्येय में दृढ़ता ना होती तो आज समूचा असम पाकिस्तान के बूटों के नीचे पूर्व पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की तरह कहरता होता। और अगर ये बरदलोई जी का विचार, देह और दृढ़ता है, उनका शक्ति, साहस और पेशेंस, ये सब ना होता तो आज हम लोग, असम के लोग पूर्व पाकिस्तान के अल्पसंख्यक की तरह चिल्लाते रहते, उधर में पाकिस्तान के साथ मिलकर रहते। बरदलोई के जीवन का दूसरा पहलू भी अतीव उज्जवल है। दूसरा पहलू भी उनका
खूब उज्जवल है। इसमें हम उसके सांस्कृतिक, साहित्यिक और सादे जीवन की उत्कृष्ट झलक पाते हैं। उनके दूसरे जीवन में सांस्कृतिक, साहित्यिक, कल्चरल, लिटरेरी, इन सब के उत्कृष्ट झलक पाते हैं। अपने वर्धा स्कूल के निकटतम संपर्क क्या था, उन्होंने वर्धा हिंदी स्कूल जो है उनका निकटतम संपर्क में गए थे। अपने हाथ के कटे सूत की खादी पहनने लगे। वो अपने असम वासियों के हाथ से कटे हुए खादी कपड़े पहनने लगे, अपने हाथ से, खुद के हाथों से शायद। जेल में उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी सीखी। गीता पर महात्मा गांधी की विचारधारा को, गीता के विषय पर महात्मा गांधी की विचारधारा को जो हिंदी में प्रकाशित थी, जो हिंदी भाषा में लिखा हुआ था, उसको उन्होंने असमिया भाषा में अनुवाद किया। उसका ट्रांसलेशन असमिया भाषा में उन्होंने किया। वे गीता का नियमित पाठ करने लगे। वो रोज गीता पाठ करने लगे। वो धीरे धीरे जड़वादी कोलाहल से वैराग्य लेने लगे और वो धीरे धीरे इस दुनिया से वैराग्य मतलब संन्यास लेने की कोशिश कर रहे थे। यह निवृत्ति अंतकाल में इतनी बढ़ गई कि वे राजनीतिक कार्यों में संकोच दिखाने लगे और इसका कारण यह है कि अंतकाल में वो राजनीति से भी दूर हटने की कोशिश करने लगे। वे गृहोद्योग में राष्ट्रीय विकास मानते थे और पूर्ण विकास विश्वास करते थे। उन्होंने असम में बुनियादी शिक्षा और हिंदी प्रचार की नींव दी। उन्होंने असम में बेसिक एजुकेशन और हिंदी प्रचार की शुरुआती दस्तक उन्होंने दी। गांधीवादी श्रमिक संघों और संगठनों में वे बड़ी दिलचस्पी दिखाते थे और कितना ही वर्ष तक अखिल भारतीय मजदूर सेवक संघ की असम शाखा के वो अध्यक्ष रहे, वो प्रेसिडेंट बने रहे। उनमें सबसे बड़ी वस्तु ईमानदारी थी। उनमें सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो ईमानदारी थी। भौतिकतावादिता, पद लिप्सा, अर्थलोलुपता, पक्षपात आदि आज के दुर्गुण उनके पावन जीवन को कलंकित कर ना पाए। आज के नेताओं को जो चीज़ अच्छा लगता है, पद के लिए लिप्सा, अर्थ के लिए पागलपन, ये कभी भी बरदले जी को जीवन में कभी भी उनके जीवन को कलंकित नहीं कर पाए। इन सब चीज़ों से वो दूर रहते थे। फलतः उन्हें सपनों में भी राजनीतिक सत्ता को अपने मुट्ठी में बंद कर रखने की कभी कामना ना की। उन्होंने सपनों में भी राजनीतिक को, अपने पद को मुट्ठी में रखने की कामना उन्होंने कभी नहीं की। इसकी आवश्यकता भी ना थी, इसकी ज़रूरत भी उनको नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि वे अपने आंतरिक आत्मशक्ति से पूर्णतः अवगत थे। वो अपने आंतरिक शक्ति थे, अंतरात्मा की शक्ति से, वो खुद के अंतरात्मा की शक्ति को वो जानते थे। उन्होंने अपनी अस्वस्थता के कारण कितने ही बार इस्तीफा दे देने का भी निर्णय किया था और उन्होंने अपने अस्वस्थता के कारण, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे बार अपने पद से इस्तीफा देने की कोशिश की थे। किंतु असम की जनता उनको ऐसे करने देने के लिए प्रस्तुत ना थी। लेकिन असम की जनता उनको ऐसे करने देने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। वो मानते नहीं थे कि आप ये पद छोड़ दो। यह एक मनुष्य के लिए उच्च कोटि की राजनीतिक विशेषता का ही उदाहरण है। ये एक मनुष्य का उच्च कोटि राजनीतिक विशेषता का उदाहरण है। अंत में कह सकते हैं कि महत्ता एक मकड़ी का जाल है। अंत में हम ये भी कह सकते हैं कि महत्ता एक मकड़ी के जाल की तरह है। यद्यपि जाल के बारी के तागे अवश्य है, लेकिन ये जाल में जो धागे होते हैं वो बारीकी होता है, पतला होता है, फिर भी दृढ़ है, फिर भी वो सख्त है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। सुंदर और शांति विदायक है और सुंदर और देखने में सुंदर लगता है, वो शांति दिखाता है, पेशेंस से वो एक जगह पे खड़ा है। नश्वर होते हुए भी वो खत्म हो जाएगा, फिर भी स्मरणीय है। अगर मकड़ी के जाल को हम लोग देखेंगे, वो देखने में अच्छा लगता है, वो खत्म हो जाएगा ये हम लोगों को पता है, वो कभी भी टूट सकता है, लेकिन फिर भी वो देखने में सुंदर लगता है, स्मरणीय है, यादगार होता है। इतिहास के विस्तृत पैमाने को देख कौन कह सकता है कि वो कब तक जीवित रहेगा। इतिहास को अगर हम लोग देखेंगे कि कौन कब तक कह सकता है कि मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक, ये मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक मेरा मौत ना आए। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इतिहास के विस्तृत पैमाने को देखकर कौन कह सकता है कि वो कब तक जीवित रहेगा। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैं कब तक जीवित रहूंगा। किंतु जब उस मनुष्य की स्मृति को पीछे मोड़कर देखा जाता है जिसने भारत के एक भूभाग की भाग्य रेखा सवारी, जिसने भारत की एक भूभाग मतलब भूमि का विभाग को, पार्ट की भाग्यों को सवार दी, पूरे लक को बदल के रख दी,
तब उसका कार्यकलाप और व्यक्तित्व स्पष्ट झलक उठता है। तब उसका कार्यकलाप और व्यक्तित्व, उन्होंने जो काम किए हैं और उनका जो पर्सनैलिटी है वो झलक पड़ता है। इसी से कहते हैं, इसी से कहा जा सकता है बड़ी थी खूबियाँ मरने वालों में। बड़ी थी खूबियाँ, जो लोग मर गए थे, जो हमारे महापुरुष थे, जो लोग मर गए हैं, उनमें बड़ी थी खूबियाँ, बहुत सारे अच्छे कलाकारी था, वे भूले नहीं जा सकते, उनको हम कभी भी भूल नहीं सकते। ये था आपको चैप्टर, आपका पाठ। कुछ जानकारी मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ कि बर्दले जी का जन्म 6 जून 1890 को नगांव जिले के रहा में हुआ था, जो क्लास 6 के बुक में है। उनके पिता बुद्धेश्वर बर्दले थे और उनके माता का नाम प्राणेश्वरी देवी था। सन 1999 में उनके मरने के बाद उनको भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया गया। ये थी उनके बारे में जानकारी। अगर और भी कुछ जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बताना। अगर किसी जगह पे आपको कोई भी परेशानी होता है, चैप्टर बहुत लंबा है, कम समय में ख़त्म करना पड़ा है, किसी जगह में अगर मैंने कुछ चीज़ छोड़ दिया तो मुझे मैसेज करके नीचे बता देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।